Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asadullah, subject specialist in physics at DPS and Inter College Sahiwal. I welcome you all to our digital classes. Let's start our today's lesson. Subject Physics, Class 9, Chapter 3. Chapter 3 का हम टॉपिक पढ़ेंगे motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and other moves on a smooth horizontal surface. Learning objectives: students will be able to understand about mass and weight of an object, normal reaction force, tension and acceleration in the string. प्रीवियस नॉलेज में आपने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी होंगी, हम उन टर्म्स को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले mass of a body is the quantity of matter possessed by the body. जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर कोई बॉडी पोजेस करेगी उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को उस बॉडी का मैस कहेंगे। मैस एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है। डायरेक्शनलेस होने की वजह से मैस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस, और प्लेस के चेंज होने से मैस की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। जितना मैस आपका एक जगह पे है, दूसरी जगह अगर आप जाते हैं या जगह चेंज करते हैं तो आपका मैस उतना ही रहेगा, मैस की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। It is measured by comparison with standard masses using a beam balance. किसी भी बॉडी का मैस मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं। बीम बैलेंस के अंदर किस तरह मैस फाइंड करते हैं कि किसी अननोन मैस को स्टैंडर्ड मैसेज के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन के नतीजे में हमें उस अननोन मैस की वैल्यू मिल जाती है। मैस का एसआई यूनिट किलोग्राम है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला m इज इक्वल टू F/A। इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी बॉडी का मैस फाइंड कर सकते हैं। F फोर्स, A एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। हम जानते हैं कि अर्थ हर चीज को अपनी जानब अट्रैक्ट करती है, तो जिस फोर्स से वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को नाम देते हैं वेट का। वेट इज अ फोर्स, दस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट चूंकि एक फोर्स है इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट को स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर किया जाता है। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने मैस के बारे में पढ़ा कि प्लेस के चेंज करने से मैस की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वेट की वैल्यू प्लेस के चेंज करने से चेंज हो जाती है। वेट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही होती है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी पे। और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होती। अगर प्लेनेट अर्थ पे जी की वैल्यू कुछ है तो किसी और प्लेनेट पे जाके जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। अगर ज़मीन पे हमारा वेट 100 न्यूटन है तो किसी और प्लेनेट पे जाके जी की वैल्यू के डिफरेंट होने की वजह से हमारा वेट कम या ज़्यादा हो सकता है। वेट ऑफ एनी बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला W इज इक्वल टू mg। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी बॉडी का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। द नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स exerted by an object to counteract the weight exerted by another object in contact with it। नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है? जब दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाया जाए। सपोज करें ये एक बॉक्स है जिसका कुछ ना कुछ वेट है, हमने इसको एक टेबल के ऊपर रखा। अब इस बॉक्स का कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इस वेट को काउंटरएक्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस टेबल की सरफेस की जानिब से
इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी। ये जो फोर्स सरफेस की जानब से इस बॉक्स के वेट को अपोज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू बॉडीज कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कब प्रोड्यूस होगी? जब हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे। जिस तरह हमने इस बॉक्स को इस टेबल के ऊपर रखा तो हम देख रहे हैं कि बॉक्स और टेबल आपस में कांटेक्ट में। अगर बॉक्स इस टेबल के सरफेस से ऊपर होता, यानी इनके दरमियान कोई कांटेक्ट ना होता, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स प्रोड्यूस नहीं होनी थी। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट एन ऑब्जेक्ट इज ऑन। यानी नॉर्मल जो फोर्स होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो कैसी भी सरफेस हो। नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। एक ब्लॉक है, उसको हमने एक टेबल पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। बॉक्स का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए टेबल की तरफ से इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। हम देख रहे हैं कि ये जो टेबल की सरफेस है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है, इनके दरमियान 90 का एंगल है, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एग्जाम्पल 2 में हम देख रहे हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने बॉक्स रखा हुआ है जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके वेट को बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स होगी वो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। हम देख रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस सर्टेन एंगल पे पड़ी हुई है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स होगी वो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 के एंगल पे होगी। थर्ड एग्जांपल में हम देख रहे हैं एक बॉल किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर से फॉल कर रहा है। बॉल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के दरमियान कांटेक्ट आया है, यानी ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स इस सिलेंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगी। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। फोर्स ऑफ टेंशन। द टेंशन फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by a string, rope or wire when it is subjected to pull is called tension. जब किसी वायर के साथ, रोप या स्ट्रिंग के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं, बांधते हैं, और उस रस्सी की मदद से जब पुल करते हैं तो उस पुल की वजह से उस रस्सी में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे नाम देते हैं फोर्स ऑफ टेंशन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रस्सी की मदद से हमने एक बॉक्स को हैंग किया हुआ है और उसे ऊपर से स्टैंड से बांधा हुआ है। बॉक्स का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए रस्सी में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसे हम नाम देते हैं टेंशन की फोर्स का। इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द मटीरियल। अब जो भी स्ट्रिंग होगी, रोप या वायर होगी, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो जो टेंशन की फोर्स उस वायर में प्रोड्यूस हो रही है वो उस वायर की लेंथ के अलोंग होगी, और जितनी भी लेंथ हो टेंशन की फोर्स उस लेंथ के क्रॉस हर पॉइंट पे होगी। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज जब आता है टाइम के लिहाज से, तो उस वेलोसिटी के चेंज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन is equal to change in velocity over time taken। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। यहाँ पे vf फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम। और एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने एक ऐसे सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें एक बॉडी वर्टिकली मूव करती है और दूसरी बॉडी किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर
हॉरिजॉन्टली मूव करती है। अरेंजमेंट को देख लेते हैं। दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का मास m1 और बॉडी बी का मास m2। बॉडी ए का अगर मास m1 है तो इसका वेट m1g होगा, और बॉडी बी का मास m2 है तो इसका वेट m2g होगा। इन दोनों बॉडीज को हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, बांधा हुआ है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या मुराद है? ऐसी स्ट्रिंग जिस पे अगर जितनी भी फोर्स लगा लें उसकी लेंथ या उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आती, यानी जिसमें कोई लचक नहीं होती। इन दोनों मैसेज को स्ट्रिंग की मदद से एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया है। लेट कर लेते हैं कि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करती है। जब बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। चूंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो जितना एक्सेलेरेशन बॉडी ए में प्रोड्यूस होगा उतना ही एक्सेलेरेशन बॉडी बी में प्रोड्यूस होगा। और हम देख रहे हैं कि बॉडीज स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। इन बॉडीज के वेट की वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी। चूंकि पुली फ्रिक्शनलेस है तो जितनी टेंशन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही टेंशन यहाँ पे राइटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। यानी यहाँ पे भी टेंशन T और यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू T। टेंशन और एक्सेलेरेशन की वैल्यूज फाइंड करने से पहले हम इन दोनों बॉडीज पे एक्ट करने वाली नेट फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो मास 1 है जिसको हमने A का नाम दिया, वो अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करता है। अब बॉडी A पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक वेट की फोर्स है और दूसरी टेंशन की फोर्स है। इसका मतलब है कि बॉडी ए पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेट की वैल्यू ज़्यादा है और टेंशन की वैल्यू कम है। तो हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं बॉडी ए पे, जो कि m1g माइनस टी है। F net on A is equal to m1g माइनस टी। फिर हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट की जाती है तो बॉडी नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। फॉर्मूला हमने पढ़ा F इज इक्वल टू ma, जो कि नेट फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे F नेट की जगह पे हम F की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। चूंकि हम मास 1 की बात कर रहे हैं तो हमने m1 लिख दिया। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम देखना चाहते हैं कि बॉडी B पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बॉडी B पे इस वक्त 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन की फोर्स टुवर्ड राइटवर्ड। तो पहली जो फोर्स बॉडी B पे लग रही है, वेट m2g ऑफ द बॉडी B एक्टिंग डाउनवर्ड। बॉडी B का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और दूसरी फोर्स कौन सी है? रिएक्शन R ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी B इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बॉडी B के वेट को बैलेंस करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की जानिब से इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कहते हैं। और थर्ड जो फोर्स लग रही है, टेंशन T इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी B हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। बॉडी A के नीचे जाने की वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी। जितनी टेंशन बॉडी A पे ऊपर की तरफ लगेगी उतनी ही टेंशन बॉडी B पे राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। As body B has no vertical motion, hence resultant of vertical forces must be 0। हम देख रहे हैं कि जो बॉडी B है वो टेबल के ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। इसका मतलब है कि जो उस पर लगने वाली वर्टिकल फोर्सेस होंगी उनका सम 0 के इक्वल होगा। यानी जितनी मैग्नीट्यूड नीचे एक्ट करने वाले वेट की फोर्स की है उतनी ही अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाली रिएक्शन की फोर्स की है। तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और सिंगल फोर्स बचेगी जो कि
टेंशन की फोर्स होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि नेट फोर्स बॉडी बी पे कितनी लग रही है। दस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज टी। तो जो नेट फोर्स बॉडी बी पे लग रही है वो सिर्फ टेंशन की फोर्स है। एफ नेट ऑन बी इज इक्वल टू टी। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट की जगह पे हम एम ए लिख लेंगे। टी इज इक्वल टू एम टू ए। चूंकि हम m2 की बात कर रहे हैं तो हमने m2 a लिख लिया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में ऐड किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस टी और प्लस टी आ रहा है, तो माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे इस टर्म में भी a आ रहा है और इस टर्म में भी a आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में से a की वैल्यू कॉमन आ जाएगी। m1g इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, m1 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं ताकि हम टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो t की वैल्यू m2a थी, m2 वैसे आ गया और a की जगह पे a की ये वाली वैल्यू आ गई। तो t की फाइनल वैल्यू क्या आई, m1 m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। तो हमने एक ऐसे सिस्टम के लिए a और t की वैल्यूज फाइंड कर ली जिसमें एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही थी और दूसरी बॉडी एक स्मूथ सरफेस पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी। होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. दो masses given हैं, एक 24 kg और दूसरा 26 kg, यानी m1 24 kg और m2 26 kg। जो फार्मूलाज आपने टॉपिक में पढ़े वही फार्मूलाज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगे। जो एक्सेलेरेशन का फार्मूला आपने पढ़ा और जो टेंशन का फार्मूला आपने पढ़ा वही फार्मूलाज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2, two masses 4 kg and 6 kg are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kg is moving vertically downwards. Find the acceleration in the system and tension in the string. यानी दो मैसेज हैं 4 kg और 6 kg, और वो कह रहे हैं कि जो 6 kg है वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और जो दूसरा मैस है 4 kg वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी उसको वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग किया हुआ है। इन बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलेरेशन फाइंड करना है और स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने वाली टेंशन फाइंड करनी है। जो फार्मूला आप न्यूमेरिकल नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे वही फार्मूलाज न्यूमेरिकल नंबर 2 में इस्तेमाल होंगे और टेंशन और एक्सीलरेशन की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हेन ए ब्लॉक इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ अ रोप देन वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय। यानी कि जब कोई ब्लॉक किसी रोप के साथ हैंग करता है तो इस ब्लॉक का वेट किस चीज़ की वजह से बैलेंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन एक्सेलरेशन, बी इनर्शिया, सी डिस्प्लेसमेंट और डी टेंशन।
तो इन चारों ऑप्शन में से टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा कि जब किसी रोप के साथ किसी ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को हैंग किया जाता है तो उसका वेट किसकी वजह से बैलेंस होता है। टॉपिक को स्टडी करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। सेकेंड एमसीक्यू, देयर आर डैश केसेस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ द रोप। चैप्टर 3 के अंदर हमने कितने केसेस पढ़े जिसमें हमने बॉडीज को रोप की मदद से हैंग किया। चैप्टर के अंदर से देख के करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। थर्ड एमसीक्यू, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, यानी एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों सिरों पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, यानी राइट साइड से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है और बाएं तरफ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। उस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन 5 न्यूटन, सेकेंड 10 न्यूटन, थर्ड 0 और डी 20 न्यूटन। फोर्थ एमसीक्यू, if the weight of a body is greater than tension then body will, अगर किसी रोप के साथ हैंग किए हुए बॉडी का वेट टेंशन से ज़्यादा हो जाए तो देन बॉडी का बिहेवियर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन मूव अपवर्ड, बी नॉट मूव, सी मूव डाउनवर्ड और डी नन। हमने हॉरिजॉन्टल सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ते हुए देखा था कि जब बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाए और टेंशन की फोर्स कम हो जाए तो बॉडी क्या करती है। टॉपिक को स्टडी करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करें।